बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। यूजुअली कई सालों से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मई का जो पहला मंगल होता है, पहला ट्यूसडे, वर्ल्ड एस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है, एस्थमा होता क्या है? अगर मैं प्लेन ज़बान में बात करूँ तो बहुत ही सादी ज़बान में, तो एस्थमा का मतलब है सांस की बीमारी। और हम आपको भी पता है, हमें भी पता है कि सांस की बीमारी हर दूसरे तीसरे शख्स को हो रही है। वजह क्या है, कभी सोचा है? बहुत सारे वजूहत हो सकते हैं, स्मोक, पोल्यूशन, वो तमाम चीज़ों को तो आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको क्या ये पता है कि एस्थमा कुछ लोगों को बाय बर्थ भी होता है, जेनेटिकली भी होता है, फैमिली में अगर एस्थमा की हिस्ट्री है तो भी होता है। एस्थमा जिसको हो गया उसके लिए बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। अब हमने देखा है बहुत सारे लोग पम्प्स यूज़ करते हैं, उनकी सेहत के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, जो आज हम अपने शो में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक एस्थमा एक ऐसी बीमारी है, या सांस की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इस साल का जो थीम है, यानी जो 2016 का, आप सब जानते हैं जब भी हम इस तरह का कोई डे सेलिब्रेट करते हैं या ऑब्ज़र्व करते हैं तो उन हर डे का एक थीम होता है। हर साल में वो एक थीम को लेकर चलते हैं। तो इस साल 2015 का ही थीम है कि यू कैन कंट्रोल योर एस्थमा, यानी आप अपने सांस की बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी थीम को इन्होंने इस साल भी कंटिन्यू किया है। क्यों? इसलिए क्योंकि एस्थमा और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको आप मैनेज करके चल सकते हैं, आप कंट्रोल कर सकते हैं। आज इन्हीं चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे पास डॉक्टर्स भी आएंगे, हमारे पास स्टाफ भी आएगा, प्रोफेशनल गेस्ट भी आएंगे। उनसे जो पूछना है हमें वो यही पूछना है, घर पे हमें क्या ख्याल रखना है, अपने इन्वायरमेंट में क्या ख्याल रखना है, क्या एस्थमा कभी भी क्योर हो सकता है या नहीं हो सकता, और बहुत सारे ऐसे सवाल। तो कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक, भाग के जाते भाग के आते। गो ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी और मिले हमारे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चलें कि आज हम कर रहे हैं ऑब्ज़र्व वर्ल्ड एस्थमा डे, यानी कि सांस की बीमारी के हवाले से शो करेंगे और ऑब्ज़र्व करेंगे, क्योंकि हर साल मई के फर्स्ट ट्यूसडे को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है, ताकि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो। वो लोग जो इस सफ़र से या इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको तो इस बारे में काफ़ी हद तक पता होता है, लेकिन वो लोग जो उनके इर्द गिर्द होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके एक्वेंटेंस होते हैं, उनको इतने ज़्यादा उसके बारे में नहीं पता होता। हाँ, रिलेशन, जो अगर रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनको फिर भी पता होता है, बिकॉज देव बीन सीइंग दैट डिजीज़, देव बीन सीइंग दैट पर्सन, उसकी ट्रीटमेंट देख रहे होते हैं, तो उनको पता होता है। लेकिन दोस्तों को या एक्वेंटेंसेस को या कोलीग्स को नहीं पता होता है। सो गॉड फॉरबिड अगर एस्थमा का अटैक हो जाए तो किसी को ये नहीं पता होता कि करना क्या है। अगर मेरे सामने कोई किसी को एस्थमा का अटैक हो रहा होगा तो मुझे सच में नहीं पता होगा कि मुझे क्या करना है। तो आज इसीलिए हमने सोचा है कि क्यों ना इस हवाले से ज़्यादा आप लोगों को भी अवेयरनेस दें और हम खुद भी सीखें कि अगर एस्थमा होता है, होता क्यों है, उसको क्या हम कम कर सकते हैं, और अगर खुदा ना खास्ता हो जाता है तो क्या करना चाहिए। लेट्स वेलकम, चूँकि एस्थमा के हवाले से बात करनी है तो एक ऑफ कोर्स डॉक्टर को होना बहुत शदीद ज़रूरत है, और वो भी एक ऐसे डॉक्टर को जो कि स्पेशलाइज करते हैं इस फील्ड में। हमारे साथ मौजूद है चेयर नेशनल अलायंस फॉर टोबैको कंट्रोल एज वेल एज प्रोफेसर फॉर मेडिसिन एंड कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव डॉक्टर जावेद खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जावेद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर जावेद, एस्थमा के हवाले से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, तो मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आखिरकार एस्थमा होता क्या है। लेकिन उससे पहले हमारे पास एक छोटा सा पैकेज है, हम चाहते हैं वो अपने व्यूअर्स के साथ वो पैकेज भी शेयर करें। तो पहले आइए देखते हैं। दमा दुनिया भर में पाई जाने वाली एक दायमी बीमारी है जो फेफड़ों में सांस की आमदोरफ्त की नालियों को बुरी तरह मुतासिर करती है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरसों के दौरान दमे के मरीजों की तादाद में 76% इजाफा हुआ है। दमे का मरीज सांस लेते वक्त अपने सीने पर सख्ती और दबाव महसूस करता है और उसको घुटन और बेचैनी महसूस होने लगती है। इसके अलावा इस मर्ज की अलामात में खांसी और गले में खरखराहट भी पेश हैं।
मुनासिब अद्वियात और बेहतर ग़िज़ा के इस्तेमाल से इस मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। ऐसे मरीज़ ताज़ा फलों, दालों और सब्जियों का इस्तेमाल अपनी खुराक में ज़्यादा से ज़्यादा रखें, जबकि चावल, दही, मक्खन, शक्कर वगैरह के इस्तेमाल से एहतियात बरतें। जी हाँ, अस्थमा यानी दमे की बीमारी, सांस की बीमारी जो हो जाती है। तो डॉक्टर जावेद, अगर मैं नॉर्मल अल्फाजों में आपसे पूछूं और समझने की कोशिश करूं कि आखिर ये दमे की बीमारी अस्थमा होता क्या है? देखिए, बात यह है कि ये दमा जो है सांस की नालियों की एक बीमारी है। अच्छा। जैसे मुख्तलिफ लोगों के मिजाज नाजुक होते हैं, किसी की स्किन नाजुक होती है, इसी तरह ये सांस की नालियाँ सेंसिटिव होती हैं। ठीक है। तो नॉर्मली भी आप देखें, कभी खाना खा रहे हो और थोड़ा सा सालन ज़रा सा सांस की नाली में चले जाए तो एकदम वायलेंट कफिंग होने लगती है। तो ये जो दमे के मरीज़ होते हैं, इनकी ज़रूरत से ज़्यादा नालियाँ हसास होती हैं। तो मुख्तलिफ एनवायरमेंटल चीज़ें, मिसाल के तौर पर धुआँ है, सिगरेट का धुआँ है, या आपका हाउस डस्ट है, या वो जब सांस की नालियों में जब वो जाते हैं, या पोलन्स हैं, तो सांस की नालियाँ वक्ती तौर पे तंग हो जाती हैं। जाहिर है जब तंग हो जाती हैं तो हवा को गुजरने में वो इसलिए हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जी हाँ, स्वेलिंग हो जाती है, नैरो हो जाती है, मसल स्पाज़ में चले जाते हैं। जाहिर है कि सांस की नालियों का काम है जिस्म में ऑक्सीजन पहुँचाना। बिल्कुल। और जब नालियाँ तंग हो जाएंगी तो ऑक्सीजन नहीं गुजारेगी, तो मरीज़ को टाइटनेस फील होगी, खांसी आएगी, सांस लेने में दुश्वारी पेश आएगी। ओह माय गॉड, बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। वैसे डॉक्टर ये बताएं, अस्थमा जो है किसी जानलेवा है? देखिए, बात यह है कि ये बीमारी बड़ी आम है और दुनिया के अंदर तकरीबन 300 मिलियन लोगों को अस्थमा है। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो तकरीबन 10% बच्चों में और 5% एडल्ट्स के अंदर ये बीमारी है। लेकिन ये कोई इतनी ख़तरनाक भी नहीं है, लेकिन अगर सही इंसान अगर इलाज ना कराए तो जानलेवा भी साबित हो सकती है। हमने देखा है, हाँ, हमने देखा है मरीजों को कि मैंने कि अभी अटैक हुआ और 1 घंटे के अंदर अंदर जो उनकी डेथ हो गई। तो बाज़ औक़ात इतना सीवियर अटैक होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के अंदर अगर दमा का मर्ज़ को पहचान लिया जाए, सही इलाज कराया जाए तो बिल्कुल एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा डॉक्टर जावेद, ये बताएं कि अस्थमा की जो बीमारी है ये बाय बर्थ होती है, ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से चल जाती है, या ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बड़े होते हैं तो बिकॉज ऑफ ये, जैसे आपने बात बताई कि इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन हो या स्मोक की वजह से शुरू हो जाती है, ऐसा होता है? देखिए, बेसिकली जो दमे की जो टेंडेंसी है वो आप इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से। जी हाँ। लेकिन सिर्फ जीन्स में दमे की टेंडेंसी इनहेरिट करना काफ़ी नहीं है। बेशुमार पेरेंट्स को दमा होता है लेकिन बच्चों में नहीं होता। हाँ। तो उस जीन्स के साथ जब इन्वायरमेंटल फैक्टर भी मैच करते हैं, कि इट्स अ मैरिज बिटवीन जीन्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर, जब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो फिर जा करके जो है दमा होता है। तो फिर ये भी पॉसिबल है कि अगर फैमिली में किसी को भी नहीं है, लेकिन चूंकि एक बच्चे की या एक दूसरे शख्स, बच्चा अगर होता है और उसकी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इन सच एन एनवायरनमेंट जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है या डस्ट है, तो उसको हो सकता है, चाहे वो उसकी फैमिली में किसी को भी ना। ज़रूरी नहीं है, बाज़ औक़ात कई 4 फादर्स में किसी को दमा रहा होगा, तो ज़रूरी नहीं, कई जनरेशन स्किप हो जाती है और उसके बाद जो बच्चों में आ जाता है, जिस तरह ब्लड प्रेशर का मसला है या शुगर का मसला है, ये भी चीज़ें बेसिकली फैमिली के अंदर, हिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं, जो कि डॉक्टर्स हमेशा आपसे पूछते हैं आपकी फैमिली में और कोई बीमारी है जो कि ट्रैवल कर रही हो सकता है। लेकिन अहम चीज़ एक ये है कि लोगों को समझना चाहिए कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। कुछ लोगों के जहनों में मिसकंसेप्शन है कि जनाब अगर हमारे घर में किसी को दमा है तो दूसरे को भी हो जाएगा। कंटेजियस नहीं है, एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी नहीं है। ठीक है, तो वो अगर किसी को खुदा ना खासा दमे की बीमारी, ये ना सोचे ओह मैं इसके साथ बैठ नहीं सकता या मैं इसके साथ खाना नहीं खा सकता। इसके साथ एक देखिए सोशल स्टिग्मा भी हमारे मुल्क में बहुत है कि किसी को अगर दमा हो तो लोग बिल्कुल बताते हुए शर्माते हैं, वो खास तौर पे इनहेलर का इस्तेमाल करते हुए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शर्म तो हर उस चीज़ पे आ जाती है जिस पे नहीं आनी चाहिए और उस चीज़ पे नहीं आती जिस पे आनी चाहिए। ये हमारी सोसाइटी का एक थोड़ा सा हालांकि दुनिया के अंदर बेशुमार वर्ल्ड लीडर्स हैं जिनको एस्मा है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, स्विमर्स हैं, एथलीट्स हैं, बड़े दुनिया में उन्होंने परफॉर्म किया, दे हैव गॉट एस्मा, बट उन्होंने इलाज कराया, नॉर्मल जिंदगी गुजारी। बिल्कुल। डॉक्टर जावेद, एक मुझे बताइएगा, हो सकता है आई एम रॉन्ग, लेकिन क्या ऐसा है कि कभी कभार कोई कॉज आइडेंटिफाई ना कर पा लेकिन अस्थमा है? जी हाँ, देखिए बात यह है कि जो एनवायरनमेंट में हज़ारों किस्म की चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर। अब जैसे इंडस्ट्रीज़ में आप चले जाएं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स का लोगों का एक्सपोजर हो रहा है, डस्ट का एक्सपोजर हो रहा है, आप
रोड पे चले जाएं, देखिए जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, उनमें आग लगाई हुई है, तो इतने प्लास्टिक के थैलियां लोग जला रहे हैं। घर में अगर 6 लोग हैं उसमें से किसी एक को हो जाता है, जबकि वो भी उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा है जो कि बाकी 5 लोग हैं, उसके अंदर वो जीन आई हुई है, वो है, और वो प्रॉब्ली उसके लंग्स या उसके फेफड़े ज्यादा सेंसिटिव थे। जी ऐसे ही होगा, बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो हमने बात कर दी कॉजेज की। अब आप मुझे बताएं कि क्या ये कभी भी क्योर हो सकता है 100%? देखिए, जहाँ तक क्योर का सवाल है, बात यह है कि अगर हम देखें बच्चों में, अगर 100 बच्चों को दमा है तो हम देखते हैं कि बाय द एज ऑफ 16 तकरीबन 50% बच्चों में दमे के सिम्टम नहीं रहते। ओके। लेकिन कभी कभार हो सकता है कि जब कभी नज़ला ज़ुकाम हो या उनको कोई और वायरल इन्फेक्शन हो तो वो अटैक हो जाए, लेकिन तकरीबन 50% बच्चों में 16 साल के बाद फिर वो दमा के सिम्टम नहीं रहते। लेकिन ये है कि किसी एज में भी ये दोबारा आ सकता है, 60 इयर्स की एज में, 70 कभी भी आ सकता है। जी हाँ, ये आ सकता है। मुझे ये बताएं कि अगर यूजुअली हमारे यहाँ, अल्लाह माफ़ करे, ये एलर्जी का बहुत ज़्यादा जोर है। हमें ऐसा लगता है पूरे 12 के 12 महीने हमारे बच्चे तो एलर्जी के शिकार होते हैं। क्या एलर्जी आगे जाके लीड कर सकता है एस्थमिक कंडीशन में? बिल्कुल। देखिए, एलर्जी एक ब्रॉड टर्म है। जी हाँ। और दमा जो है एलर्जी की एक शक्ल है। जैसे स्किन की एक एलर्जी होती है, उसको एक्जिमा कहते हैं। इसी तरह फूड एलर्जी होती है, उसके इसीलिए आपने कहा कि इन्फेक्शन नहीं है, इसलिए इन्फेक्शन होता है तो वो कंटेजियस होता है। लेकिन अगर एलर्जी है तो वो कंटेजियस नहीं। एलर्जी का मतलब ये है कि आपकी बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव है किसी भी एनवायरमेंटल एजेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये समझाइएगा कि क्या इसके बेसिक सिम्टम्स क्या होते हैं? मुझे कैसे पता चलेगा कि ज़रूरी तो नहीं हर दमे के जो पेशेंट है वो पंप लेकर गुजरा जा रहा हो? देखिए, सबसे आम सिम्टम जो इसमें होता है वो खांसी। शुरू में खुश खांसी, ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर देखा गया है कि पेरेंट्स आके बताते हैं जी हमारा बच्चा रात को अचानक उठ जाता है और खांसने लगता है। ओके। अच्छा, उनको सिर्फ खांसी शुरू में। बाद में जब ये बीमारी थोड़ा और बढ़ती है तो फिर सीटी की आवाज़ आती है सांस की नाली में, जिसे हम वीज कहते हैं, ऑडिबल वीज कहते हैं। कुछ बच्चों के अंदर जो है जब वो एक्सरसाइज करते हैं, नॉर्मल वैसे ठीक होते हैं, लेकिन जब एक्सरसाइज करेंगे, गेम खेलेंगे, देन दे बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ और उनको वीजिंग होने लगती है, जिससे हम कहते हैं एक्सरसाइज इंड्यूस एस्मा। इसके अलावा फिर बाद में जाकर के जो है कुछ लोगों के अंदर, मतलब जब बीमारी एडवांस हो जाती है तो सांस की नालियाँ बहुत तंग हो जाती है कि इवन थोड़ा चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है, तो सांस चढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। खांसी होना, सांस लेने में दुश्वारी पेश आना, सीटी की आवाज़ आना, सीना टाइट फील होना, ये सारे सिम्टम्स हैं दमे के। माय गॉड, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है वैसे मुझे, क्योंकि मेरे भी 3 अदद हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको कहीं सांस की बीमारी तो नहीं, क्योंकि उनको तो हर वक्त नज़ला खांसी रह रहा होता है। हाँ, देखिए, नज़ला जो है जैसे वो भी एक एलर्जी की एक शक्ल है। बाद बच्चों में दमा नहीं होता, सिर्फ नेज़ल एलर्जी होती है, यानी कि वो बार बार रनी नोज उनको हो रहा होता है, छींकें आ रही होती हैं, ये नेज़ल एलर्जी है। तो डॉक्टर जावेद, आज आप हमें हमारे व्यूअर्स के साथ, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे तो ये बता सकते हैं कि वो हमारे अलार्म्स कब बजने चाहिए, कि हमें होना चाहिए कि अच्छा ये कहीं दमा तो नहीं है। ठीक। हम एलर्जी नॉर्मल जो वायरल हमारा फ्लू हो जाता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा आम हो जाता है, नाक बेरी एक खांस रहे हैं वो, और एक दमे की जो थिन लाइन है, हाउ डू वी नो एंड हाउ कैन वी आइडेंटिफाई? अगर वो आप हमें थोड़ी हेल्प करेंगे तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग अभी हमें जो देख रहे हैं वो भी दुआएं देंगे। वक्त हुआ एक ब्रेक का, जल्दी से जाएंगे, वापस आएंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सबको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, और फिर इसको किस तरीके से हैंडल करना। कई दफ़ा चीज़ें मिस हैंडल हो जाती हैं तो ख़राब हो जाता है। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, जल्दी से आते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर जावेद खान, एक यूएच में बैठते हैं। बात करें हम वर्ल्ड अस्थमा के डे के हवाले से अस्थमा के बारे में, यानी कि दमे के बीमारी में। मैंने इनसे एक सवाल पूछा था कि एक नॉर्मल एलर्जी में और अस्थमा में, यानी दमे की बीमारी में क्या फ़र्क है, क्योंकि हमारे बच्चे भी खांस रहे होते हैं हर वक्त, तो हमें कैसे पता चलेगा वो अलार्म या वो सिग्नल हमें कब मिलेगा कि हमें होगा कि नहीं दिस इज़ समथिंग मोर, ये एलर्जी से या नॉर्मल वायरल एलर्जी से ज़्यादा है। इसके लिए डॉक्टर के पास जाना मस्ट है। तो जी डॉक्टर जावेद, देखिए, आम जो नज़ला ज़ुकाम बड़ा कॉमन चीज़ है, जिसे हम कहते हैं कॉमन कोल्ड। हाँ। सबसे कॉमनेस्ट इनफैक्ट चेस्ट फिजिशियन हम जो देखते हैं वो कॉमन कोल्ड देखते हैं, नज़ला ज़ुकाम जिसे हम कहते हैं।
आम नज़ला ज़ुकाम जो है 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। उसके अंदर रनी नोज होगा, थोड़ा नोज इचिंग होगा, कभी-कभार आवाज़ें भी आती है ना अंदर से। हाँ, थोड़ा सा बुखार है, बच्चों में ये हो सकता है वीजिंग। लेकिन अगर यही नज़ला ज़ुकाम जो है आपको लगे कि ये जो है जब होता है और 10 दिन लग जाते हैं इसको सही होने में, तो सोचना चाहिए कहीं अंडरलाइंग एस्मा तो नहीं है। और जब ये बार बार ये हो रहा हो, हर 2 हफ्तों के बाद ये अटैक हो रहा है, हर चंद हफ्तों के बाद ये हो रहा है, तो फिर ये डॉक्टर के पास जा कर के इसको बाकायदा तशख़ीस करानी चाहिए कि कहीं अंडरलाइंग एस्मा तो नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि महीना हो गया, महीने से आपकी खांसी नहीं रुक रही है, जी एम आई राइट? जी हाँ। या आपको ऐसा लग रहा है कि जब भी आप खांसे आपकी सांस नहीं आ रही या घुटन महसूस हो रही है, जब भी सीटी की आवाज़ आ रही हो, या आपने देखा मैंने शुरू में जैसे जिक्र किया था, बाज़ बच्चे होते हैं रात भर खांसते रहते हैं, पेरेंट्स सुनते हैं, तो उनको भी ले आके दिखाना चाहिए। ये भी जरूर देखें, क्योंकि जो नॉर्मल खांसी होती है वो बच्चे को सोने के शुरू के टाइम पे होती है, फिर वो सही हो जाती है। ड्यूरिंग स्लीप इट शुड नॉट डिस्टर्ब, एनी कॉफ व्हिच डिस्टर्ब द चाइल्ड स्लीप शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। ओके, तो ये हमें पता चल गया कि गॉड फॉरबिड अगर किसी का बच्चा थ्रू आउट द नाइट खांस रहा हो और मुसलसल खांस रहा हो, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास लेकर जाएं। चेकअप करवाने में कोई देर ना करें और इसमें कोई टेंशन ना होगी कि पता नहीं जाएंगे, अभी नहीं यही होगा, वायरल होगा। केयरलेस एटीट्यूड बहुत दफ़ा मरवाती है इंसान। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप नेगलेक्ट करेंगे बीमारी बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो उसके कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब डॉक्टर जावेद, ये तो हमने बातें कही, मुझे बताएं इसका इलाज क्या होता है? देखिए, पहली चीज़ ये है, अगर किसी को दमा है, डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया है एस्मा है, तो पहली चीज़ है प्रिवेंशन। यानी हमको उन तमाम चीज़ों से बचना है जिनसे दमे का अटैक होता है। ठीक है। मिसाल के तौर के ऊपर जो है, अगर घर के अंदर कारपेट्स हैं जी, कारपेट के अंदर एक छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिससे कहते हैं हाउस डस्ट माइट, इससे एलर्जी होती है। बिल्कुल। इसके अलावा कॉकरोच, हमने कराची में आखंड यूनिवर्सिटी ने जो रिसर्च की उस पर देखा कि कॉकरोच आफ्टर हाउस डस्ट माइट सेकेंड मोस्ट कॉमन एलर्जी जो कराची में है वो कॉकरोच है। इसके अलावा पाकिस्तान के और शहरों में भी ये कॉकरोच एलर्जी बहुत कॉमन है। तो अपने अपने किचन्स को साफ़ करना है। फिर अपने बाथरूम्स में अगर आप जाइए तो बाथरूम में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फंगस जमा होता है, आपने देखा होगा ब्लैक, जिसे हम कहते हैं काई जम गई है, तो उससे भी जो है एलर्जी होती है। ये कई दफ़ा पे अगर कहीं पे सीपेज हो जाती है, वहाँ पे भी हो जाती है, जम जाता है। तो पानी अगर अंदर से दीवार के अंदर कोई पाइप है जो कि लीक कर रहा हो और पानी दीवारों पे निशान आपने देखे होंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ब्राउन होकर ग्रीन की तरफ आने लग जाता है। तो अपने घरों को थोड़ा सा एक ज़माना था कि रोशनदान हुआ करते थे, वेंटिलेशन हुआ करते थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं। अच्छा, अब एक और कॉन्सेप्ट आ गया है ओपन किचन का, यानी आप ड्राइंग रूम में आप बैठे और हैं, ज्यादा आपने स्मोक घर पे ले आए, सारा धुआं जो है आपके पास आ रहा है, तो कोई ऐसा फ़ैन लगाएं, ऐसी चीज़ लगाएं एग्जॉस्ट फ़ैन के, किचन का धुआं जो बाहर चले जाए, तो डेली रूटीन लाइफ में एक्सपोजर कम से कम हो। तो ये तो अवॉइडेंस मेजर्स है जो कि इंसान को करने। घर में अगर कोई पेरेंट्स सिगरेट पीते हैं, सिगरेट तो वैसे ही नुकसानदेह है, लेकिन खुदा के वास्ते बच्चों को जहर ना पिलाएं। अच्छा, चूँकि आप ऑफकोर्स ये टोबैको के हवाले से या सिगरेट के हवाले से भी आप अवेयरनेस काफ़ी दे रहे होते हैं, तो आप मुझे ज़रा बताइएगा कि वो बच्चे या वो लोग जो कि खुद पी नहीं रहे लेकिन पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं, हाउ डेंजरस इज दैट? देखिए, पैसिव स्मोकिंग इज़ इक्वली डेंजरस। इक्वली डेंजरस? जी हाँ। बात यह है कि पैसिव स्मोकिंग इज़ अ प्रूवन रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर एंड हार्ट अटैक। यानी अगर पेरेंट्स सिगरेट पी रहे हैं तो उनके बच्चों में कैंसर होने का ख़तरा, हार्ट अटैक होने का ख़तरा, दमे का ख़तरा, नमूनिया का ख़तरा बढ़ जाता है। अक्सर मुझे बड़ा अफसोस होता है, मैं देखता हूँ पेरेंट्स गाड़ी में जा रहे हैं पीछे बच्चों को छोड़ने स्कूल और खुद सिगरेट पी रहे हैं। मेरा दिल करता है उनको मैं रोकता हूँ कि जनाब खुदा के वास्ते। और उसमें तो शायद कुछ होते हैं फादर्स जो कि खिड़की शीशा जो है वो नीचे कर देते हैं, बट दे डोंट रियलाइज सिर्फ शीशा अंदर नीचे कर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, धुआं पीछे जा रहा होता है, बच्चे इनहेल कर रहे हो। तो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ खुदा के वास्ते ये जहर जो आप पी रहे हैं अपने बच्चों को क्यों पिला रहे हैं? बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सांस की बीमारियों को रोकना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो बोथ एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग से बिल्कुल परहेज होना चाहिए। पाकिस्तान में कवानीन मौजूद हैं। अरे डॉक्टर जावेद, वो फादर्स भी जो कि बाहर सिगरेट पी लेते हैं, घर के बाहर जाके सिगरेट पी कर आ जाते हैं या गार्डन में जाके पी आते हैं, उनके हवाले से बताएं, उनके कपड़ों में तो स्मेल रह जाती है। देखिए, बिल्कुल इसके हाथों में तो रह जाती है। एक ज़माना था, एक थी एक्टिव स्मोकिंग, फिर आई रिसर्च हुई सेकंड हैंड स्मोकिंग, अब एक टर्म यूज़ होती है थर्ड हैंड स्मोकिंग। उन घरों में जहाँ पे जो है कोई सिगरेट पीता है, उनके अगर कारपेट के ऊपर भी, अगर आप उनके सोफ़ा सेट के ऊपर, उनके जो पर्दों के ऊपर भी अगर आप उसकी स्क्रैपिंग लेके मुआयना करें तो उसमें टॉक्सिन्स, टोबैको टॉक्सिन्स मौजूद होंगे। तो जो लोग बाहर भी सिगरेट पीते हैं, जब अंदर आते हैं घर के अंदर, बच्चों को गोद में उठा लेते हैं, 4 घंटे तक उनके ब्रेथ में वो टॉक्सिन्स जो हैं आ रही होती हैं।
तो इवन बाहर सिगरेट पी उन्होंने, घर के अंदर आए, बच्चे को गोद लिया, तो वो जहर के अंदर 4 घंटे तक जहर उनके फेफड़ों से निकल रहा है। आपने ये सुने और सोचें। यहाँ पे पॉज ज़रूर लूँगी मैं, क्योंकि मुझे लेनी है एक कॉल पहले, तो कॉल लेते हैं और मज़ीद बात भी करेंगे इसके हवाले से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, मुझे यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माई टीम टू चेक दी ऑडियो प्लीज़। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मरियम बात कर रही हूँ। कैसी है मरियम? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। जी बताएं, क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब से एक सवाल पूछना था। आप 2 सवाल पूछे मरियम, बाय 1 गेट 1 फ्री। बताएं। उनसे पूछना था कि मेरे भाई को ना एलर्जी है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और ना काफ़ी मतलब उनको बात नहीं की जाती और खांसी भी होती है ना। ओके, तो उसके बारे में अगर कुछ बता दें। नहीं, आप मुझे ये बताएं, आपको थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ेगा। आप मुझे ये बताएं कि ये मुसलसल कितने अरसे से हो रहा है आपके भाई को? उनको 1 साल से हो रहा है, लेकिन वक्त वक्त से होता है। ये मुझे बताएं तो कितने साल की, क्या उम्र है आपके भाई की? उनकी 36 ईयर्स की। शादी हो चुकी है उनकी? जी शादी हो चुकी है। सिगरेट पीते हैं वो? जी सिगरेट पीते हैं वो? नहीं, सिगरेट नहीं पीते। सिगरेट नहीं पीते। ऑफिस में तो जाते होंगे ना? जी ऑफिस में जाते हैं। अच्छा, किस वक्फे से होता है इनको खांसी ये वाली? ऐसा होता है, डस्ट एलर्जी होती है ना, इस तरह होता है। अच्छा, कोई आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, देखिए बात यह है कि आपने जो सिम्टम्स बताए क्लियरली वो दमे के हैं, और उनको जाकर के एक एक्सपर्ट के पास जाके एक बार मुआयना कराना चाहिए, ताकि और जो वजूहात हैं खांसी की और सांस की उनको रूल आउट कर दिया जाए। और उसके बाद फिर बड़ी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ आजकल मौजूद हैं। यानी कि दवाइयाँ 2 तरह की हैं, एक है प्रिवेंशन के लिए दवाइयाँ और एक है एक्यूट अटैक के लिए। तो कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आपको अपने फेफड़े की हिफाजत के लिए लेने हैं, क्योंकि आपके फेफड़े सेंसिटिव हैं। सही है। तो वो अगर सुबह शाम रेगुलर लेंगे तो उससे दमा बिल्कुल उनका कंट्रोल रहेगा। ये एलर्जी बढ़ के आगे सीवियर अस्थमा में भी बदल सकती है। देखिए, अगर आप सही इलाज नहीं कराएंगे तो आपकी नालियाँ जो हैं फिर वो परमानेंटली तंग हो जाएंगी। शुरू में जो अस्थमा कहते हैं, इट्स अ रिवर्सिबल डिजीज। नालियाँ तंग होती हैं, खुल जाती हैं, तंग होती हैं, खुल जाती हैं। लेकिन अगर आप इलाज नहीं कराएंगे, रिपीटेड अटैक होते रहेंगे, खांसी होती रहेगी, तो आपकी नालियां परमानेंट तंग हो जाएंगी और फिर बड़ी डिसेबिलिटी की तरफ आप बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। आई होप दिस इज आंसर्ड योर क्वेरी मरियम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। वी हैव अनदर कॉलर, लेट्स टेक द कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? मुनीर बात कर रहा हूँ कराची से। जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब से 1-2 चीजें पूछनी है। जी जी प्लीज पूछें। सबसे पहली चीज तो ये है कि डॉक्टर साहब, असल में मेरे दोनों बच्चों को जो है वो अस्थमा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और डॉक्टर्स ने भी ये डायग्नोज कर लिया है कि ये अस्थमा ही है। और दूसरी चीज ये है कि वो जेनेटिक भी है, क्योंकि मेरी मदर वगैरह साइड पे थी। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ये 11-12 ईयर्स की एज तक क्लियर रहेगा और उसके बाद ये चल जाएगा। एक तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा कंफर्म कर दें कि इसमें मतलब ये किस तरह वो होगा। और दूसरी चीज ये है कि अभी जो है वो मॉन्टी लुकास जैसे मॉन्टिकेट वगैरह इस चीजों पे जो है वो बच्चों को वो कर रहे हैं 5 mg रोजाना उनको टैबलेट्स वगैरह दे देते हैं कि आप ये यूज करें, और इससे काफी हद तक बच्चे जो है ना बेहतर भी रहते हैं। मतलब वो जो फ्रिक्वेंसी है बीमार होने की वो काफी हद तक कम हो गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, देखिए, आपने जो पहला सवाल किया क्या बच्चों में जो दमा है वो चला जाएगा, और जैसे मैंने शुरू में कहा था, अगर 100 बच्चों में दमा है तो तकरीबन 50% बच्चों में 16 साल की उम्र के बाद ये फिर सिम्टम दमे के नहीं रहते। तो काफ़ी चांस है। कोशिश ये होनी चाहिए कि बच्चों को एक्सपोजर से बचाएं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि तंबाकू स्मोकिंग के एक्सपोजर से, पोलन से, हाउस डस्ट माइट से, किसी किस्म की भी एलर्जेंस है उससे बचाएं। जैसे आपने बात की मॉन्टील्यूकास दवा की, हाँ बिल्कुल सेफ दवा है, बच्चों के अंदर देते हैं और ये दवा इफेक्टिव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। बिल्कुल सेफ दवाइयाँ हैं ये, और इसके ऊपर रिसर्च हो चुकी है। पिछले 30 साल से दवाइयाँ ये जो हैं मौजूद हैं। इसके अलावा बच्चों के अंदर इनहेलर भी बिल्कुल सेफ हैं। अगर ये मॉन्टील्यूकास से काम नहीं चलता तो फिर हम इनको जो है इनहेलर्स के ऊपर आते हैं, और इनहेलर्स के अंदर भी बड़ी इफेक्टिव दवाइयाँ मौजूद हैं। फिर कैप्सूल की शक्ल में भी दवाइयाँ मौजूद हैं जो कि बच्चों को ईजिली हम दे सकते हैं, जो कि वो भी एक डिवाइस के थ्रू दिए जाते हैं। अभी हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे दी जाती हैं। तो एक बच्चा, और बच्चों में एक अहम चीज़ मैं बताऊँगा, बच्चों के अंदर फलों और सब्जियों का रुझान बढ़ाइए। एक टेंडेंसी हो गई है हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे, जब से फास्ट फूड का कल्चर आया है कि बच्चे जो हैं वो कहते हैं जी हमें पिज़्ज़ा खाना है, हमें फास्ट फूड खाना है, बर्गर खाना है,
और सब्जियां और फल का रुझान जो हमारे बड़े बूढ़े बहुत इनकरेज करते थे वो ख़त्म हो गया। तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग थ्योरी कि क्यों दमा बढ़ रहा है उसका यही है कि फास्ट फूड की तरफ रुझान, और प्लस इतना प्रोसेस्ड खाना खाने लग गए हैं। तो आप जितने बच्चों को हर खुराक के साथ एक न एक फल बच्चों में डालें, और ये रिसर्च ने साबित किया कि जो बच्चे फल खाते हैं उनके लंग फंक्शन ज़्यादा बेहतर होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों को इनकरेज करें सम फिजिकल एक्टिविटी, यानी आजकल जो मोबाइल फ़ोन का दौर आया है उसमें बच्चे फिजिकल एक्टिविटी में सही नहीं लेते। उनसे पूछें गेम क्या खेलते हैं, जी हम कंप्यूटर गेम खेल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन गेम खेल रहे हैं। तो बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, गेम ज़रूर खेलें, कोई ना कोई टेबल टेनिस हो गया, कुछ नहीं तो लड़कियां हैं रस्सियां कूदना शुरू कर दें, तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर चलें अगर वो नॉर्मल जिंदगी गुजारना चाहते हैं। डॉक्टर साहब वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, तो इस बात पे मजीद बात करेंगे और ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट के हवाले से भी जानना चाहेंगे। मेरा जो एक बेसिक एम होगा आज के शो का वो ये भी होगा कि वो लोग जिनको खुद को नहीं है लेकिन उनके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं, गॉड फॉरबिड अगर उनको अटैक होता है अस्थमा का, तो उनको क्या करना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून्ड, डू नॉट गो एनीवेयर, वी विल बी टेकिंग अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हमारे साथ एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मुलाकात कराते हैं। बहुत अरसे बाद आई हैं, मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र, उनको हमारे बारे में भी उनको ख्याल आया और फाइनली हमारे पास भी आ गए हैं वापस से। वी रियली मिस्ड हर। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द हर्बलिस्ट डॉक्टर बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम तरस गए आपको देखने के लिए। मुझे बताएं क्या मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस। अस्थमा के हवाले से आज हम आपसे बात करेंगे कि ऑफ कोर्स जैसे कि हम सब जानते हैं डॉक्टर बिल्किस हमें हमेशा माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बताती हैं, लेकिन आप भी देखती हैं हर्ब्स के हवाले से या हर्बलिस्ट बहुत सारी हैं जो कि मैं समझती हूँ लोग बहुत कुछ कहते हैं उनके बारे में, कहते हैं कि वो सही नहीं बताती, या यू नो वन अप्रोच फिट्स ऑल वाली एक अप्रोच होती है कि हर कोई कह देती है ये ट्राई कर ले तो हो जाएगा। देखिए एक बात से मैं डॉक्टर साहब को सुन रही थी, होता ये है कि जो डॉक्टर साहब ने बताया वही, देखिए पढ़ाई तो हर एक की वही होती है ना, अगर जिसने पढ़ा है बिल्कुल पढ़ेगा तो वो मर्ज को वैसे ही पढ़ेगा। हाँ अद्वियात चेंज हो सकती हैं कि तशखीस तो एक होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। और जहाँ तक आप बात करें हमारी पैथी में, मैं माजरत के साथ कहती हूँ कि बहुत गलत होता है, स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें अलाउ नहीं होती, एथिकली भी नहीं होते, उन चीज़ों से प्रैक्टिस की जाती है जिसकी वजह से पैथी बदनाम होती है। लेकिन मैं ये कहती हूँ अच्छे बुरे लोग तो सब जगह होते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हर्ब्स बुरे हैं, ठीक है, लेकिन हर्ब्स को भी देखिए एक दमा बूटी आती है एफिड्रा है। अब एफिड्रा अगर हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को दे दिया जाए तो उनके साथ क्या होगा। तो लेकिन यहाँ पे टीवी पे आके अगर ऐसी कोई बात बता दिया जाए कि अगर आप ये ट्राई करें तो सही हो जाएगा, अब वो किसी को नहीं पता। सही नहीं हो सकता। देखिए सही होने में तो बहुत टाइम लगता है। सही होने में देखिए अब शुगर है, शुगर को आपको कंट्रोल करना है, कैंसर पेशेंट है, कैंसर हो गया, कैंसर को कंट्रोल करना है, थायराइड है उसको कंट्रोल करना है। बिल्कुल। और हमारे यहाँ जो दावे हैं वो लोगों को ले डूबते हैं, सही बात, और लोगों को मिसगाइड करते हैं। दावे किसी भी पैथी में हो ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो कोई भी डॉक्टर जो है ऑपरेशन से पहले साइन नहीं करवाता। सही बात है, ठीक है ना। तो और ये वाली चीजें होती हैं कि दावे तो शिफात अल्लाह के अलावा कोई नहीं देता। बिल्कुल सही। हर डॉक्टर की हत्तल इम्कान कोशिश होती है हर पैथी में, अगर वो सही है, पैथी की जंग नहीं है ये, इंसानियत के साथ ना खेलें, क्या बात, चाहे कोई भी पैथी में हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, हर पैथी वाला अगर सही जेन्युइन है, तो अगर मेरे बस में कुछ नहीं है, मेरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं फौरन कहूँगी मेरा केस नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएं। मैं ब्लड अभी एफिड्रा बहुत अच्छी दमा बूटी के नाम से आराम से मार्केट में मिल जाती है, मगर हाई ब्लड प्रेशर के लिए नहीं है। लो ब्लड प्रेशर के साथ अगर एस्थमिक पेशेंट है तो वो ले तो उसको तो फायदा होगा, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वाला लेगा उसको नुकसान होगा। अब लहसुन है जी, लहसुन हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए तो बहुत अच्छा काम करेगा। अगर जिनका ब्लड प्रेशर लो होगा और उन्होंने बहुत सारा लहसुन अभी सुना और उन्होंने खा लिया
तो उनका बीपी बिल्कुल नीचे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज़ हर किसी को हर चीज़ नहीं, हर इंडिविजुअल एक यूनिक इंसान है, वो अपनी कंडीशंस को देखकर वो चीज़ें अप्लाई करे। और आई थिंक हर इंसान का अपना एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि सिर्फ सुनी सुनाई बात ना करे, उसको वेरीफाई करे, खुद भी पढ़े, खुद समझे। हर चीज़ें निकलती है। पोटेशियम अगर उठा के हम किडनी पेशेंट को दे देंगे तो उसका क्या होगा? तो मतलब ये चीजें होती है। समझ गए होंगे हमने डॉक्टर बिल्किस को क्यों बुलाया और हम क्यों मिस कर रहे थे बहुत शदीद। एक कॉल आ गई है हमारे पास, लेट्स टेक द कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा आप बात कर रहे हैं? जी, अदनान फैसल बात कर रहा हूँ। जी, क्या कहेंगे आप? काइंडली मैंने डॉक्टर साहब ये पूछना था कि मुझे अस्थमा का मैं यानी कि प्रॉब्लम है और ये काफी तकरीबन बचपन से मुझे ये इस चीज का ये मसला आ रहा है। ठीक है। हाँ, और ये काली में मौसमी थोड़ा सा ये खासकर धुआं वगैरह गर्दों को बाहर। आप किसी कोई मेडिकेशन पे हैं? आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं मेडिसिन यूज कर रहा हूँ इस टाइम। कौन सा यूज कर रहे हैं और आपका सवाल क्या होगा डॉक्टर साहब से? काइंडली मैं ये पूछना चाह रहा था, एक तो मैं माइटिका टैबलेट यूज कर रहा हूँ और सेकंड फॉस्टर इनहेलर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं प्रॉपर्ली। ओके, और सवाल है आपका के? और मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये काफी अच्छे से है लेकिन मेडिसिन भी यूज कर रहा हूँ लेकिन इससे भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ रहा, बार बार ये मसला यानी कि आ रहा है। ठीक है, पूछना ये चाहता हूँ कि ये कब तक यानी कि रहेगा, इसका कोई ऐसा इलाज ये बिल्कुल खत्म हो जाए जाए? ठीक है, चले आपको जवाब देते हैं ऑन एयर। बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। देखिए, ज़्यादातर दमे के मरीज आके यही सवाल करते हैं कि जनाब ये क्योर कब होगा। तो बात ये, जैसे किसी को डायबिटीज़ होती है, जैसे किसी को हाइपरटेंशन है, ये क्रॉनिक डिजीज़ हैं। किसी के बारे में आप कोई 100% गारंटी से नहीं कह सकते कि जनाब ये दवा इस्तेमाल कर लें ये चला जाएगा। ये मैनेज कर सकते हैं। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको आप मैनेजेबल कंडीशन में ला सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जनाब अगर कोई दावा करता है कि जनाब शर्तिया इलाज है ये इस्तेमाल कर लें, तो ये गलत है बिल्कुल, और ये झूठ है बिल्कुल। दुनिया में कोई बहुत सारी ऐसी बीमारी है डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जिसको मैनेज किया जा सकता है, वो खत्म नहीं होता, बट दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके। आई मीन हम लोग बहुत सर पे सवाल करते हैं, ओहो शुगर हो गया तो यानी अब तो खत्म ना जिंदगी, या ब्लड प्रेशर हो गया, या अगर आपको थायराइड हो गया, व्हाटएवर, 1 करोड़ ऐसी बीमारियां हैं जिसको जब हो जाता है और ताउम्र की एक आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है तो आप सोचते हैं अब पूरी ज़िंदगी दवाइयों पर गुजारा करना पड़ेगा। हाँ, अल्लाह ताला ने दवाइयाँ दी इसलिए ताकि हम मैनेज करके ज़िंदगी को आगे लेकर चल सकें, चीज़ों को मैनेज करें और सर पे सवार ना करें। एंड डॉक्टर जावेद साहब, ये मैं कह रहा था कि इनहेलर को रेगुलर इस्तेमाल करना, ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि जब अटैक होता है उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो प्रिवेंशन वाला जो इनहेलर है उसको आपने रेगुलर इस्तेमाल करना। इवन आप ठीक हों, सुबह शाम इस्तेमाल करें तो आपकी सांस की नालियाँ महफूज रहेंगी। बाहर का जाहिर है कि एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है ज़्यादातर, सड़कों पे निकलेंगे, धुआं भी है, पोल्यूशन भी है, गाड़ियों का एग्जॉस्ट भी है, तो वो तो आपके कंट्रोल, जो चीज़ आपके कंट्रोल में, अपने घरों को तो आप क्लीन कर सकते हैं, सफाई सुथरा रख सकते हैं। और मास्क पहन सकते हैं। दुनिया में आप थाईलैंड वगैरह भी जाए, बहुत सारे लोग मास्क पहनते हैं अगर रोडों पे जाते हैं जहाँ बहुत धुआं होता है। इट्स ओके। हमारे यहाँ तो एक अजीब सा है ना कि लोग क्या सोचेंगे कि मैंने क्यों पहना है। हम टोपी पहनने से घबराते हैं जी, भाई लोग क्या समझेंगे, कपड़ों के साथ नहीं जा रहा है, भाई ना जाए, फैशन वैशन आप साइड पे कर दें, वही आपको प्रॉब्लम एग्जैक्टली। आप मैं तो ये सिर्फ ये भी कहती हूँ कि एस्थमिक पेशेंट को कि भाई आप मलमल का रुमाल लेके ना गीला करके वो ही बांध लिया करें, आप नहीं वो करते, ताकि जो पोल्यूशन वगैरह गीले होने की वजह से सारा उस पर चिपक जाएगा। तो एटलीस्ट आपको वो प्रॉब्लम नहीं करेगा। थोड़ा सा बेबी ऑयल अपने नोस्ट्रल में अंदर लगा लिया करें जब भी वजू करें, उसके बाद के अंदर नहीं जाएगा। नमकीन पानी, नॉर्मल सलाइन ड्रॉप वगैरह जो है वो आप उसको जो है उससे सफाई किया करें अपने नाक की, उससे मतलब कि कुछ ना कुछ तो छोटी छोटी करनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वी हैव अनदर कॉल, लेट्स टेक द कॉल। हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई, कोई मसला नहीं है, हम फिर भी आपकी कॉल्स लेंगे, ज़रूर लेंगे। आप गिव अस अ कॉल, बात करें हमसे, कोई लाइव सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें, आपको हम ऑन एयर जवाब भी देंगे। वी हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ। वापस आएंगे, डॉक्टर बिल्किस हमें बताएंगी कि अस्थमा या दमा, जो दमे की बीमारी है, उसमें अगर हर्ब्स का इस्तेमाल करना चाहें तो क्या करना चाहिए। ऑल्सो डॉक्टर साहब, ये भी सवाल आप लोग दोनों से मैं इनफैक्ट पूछना चाहूँगी कि वो क्या चीज़ें खाने में, जैसे आपने कहा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लेकिन अगर स्पेसिफिकली कुछ पूछना चाहूँ कि वो कौन सी चीज़ जिसको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, तो अगर उस पर भी अगर थोड़ा सा इफ यू गाइस कैन शेड सम लाइट ऑन इट, वी विल हैव टू क्विकली गो एंड वापस आते हैं। आप कहीं ना जाएगा, जल्दी से हम आपसे वापस मिलते हैं।
वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। मैं यहाँ आ चुकी हूँ, यानी कि डॉक्टर बिल्किस जो हैं कोई ना कोई कार्रवाई करने वाली हैं। उनकी कार्रवाई करने से पहले मैं मिलवाना चाहती हूँ हमारे आज की थर्ड गेस्ट कौन है। क्योंकि ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं एस्थमा के हवाले से, दमे के हवाले से, तो ऑफ कोर्स छोटे बच्चे जो हैं उनमें भी एस्थमा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब बच्चे जो हैं उनके, जैसे अभी हम पहले बात भी कर रहे थे कि एलर्जी में और एस्थमा में वो कन्फ्यूजन भी हो जाती है कि बच्चे थ्रू आउट 12 महीने के 12 महीने आपके ना एलर्जी में गुजर रहे होते हैं। तो हाउ डू वी नो वेयर इज़ द एस्थमा लाइनिंग फंक्शन। और कई दफ़ा ऐसी भी बातें होती हैं कि छोटे बच्चे जो होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो उनकी प्रॉपर तरीके से अगर क्लियर नहीं की जाती थ्रोट तो उनमें भी वो वीजिंग की आवाज़ आ रही होती है। तो क्या वो एस्थमा का लीडिंग कॉज बन सकता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो लेट्स वेलकम विद अस वी हैव द पीडियाट्रिशियन डॉक्टर मुबीना। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुबीना। जी कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक है डॉक्टर मुबीना। बहुत सारे सवाल पूछने हैं मुझे आपसे, लेकिन चूँकि हम यहाँ पे हैं, डॉक्टर बिल्किस हमें आज कुछ थोड़ी सी गाइडलाइन दे रही हैं, थोड़ी सी हेल्प आउट करेंगे। क्या कर रहे हैं आज आप? अच्छा, एस्थमा के पेशेंट के लिए कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करती है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, आपकी बीमारी को कम करने के लिए। ठीक है। तो आप अपनी अद्वियात बिल्कुल इस्तेमाल करें, जो आपको डॉक्टर ने कहा आप बिल्कुल वो करें। साथ में एज अ अल्टरनेटिव मेडिसिन आप हर्बल रेमेडीज़ आप इनका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपके जो अटैक्स हैं आप खुद देखोगे कि स्लो एंड ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। देखिए, मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, यू आर व्हाट यू ईट। कुछ हमारे नेचुरोपैथी और एलोपैथी में एक वो है कि हम कुछ चीज़ें मना करते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि रिसर्चेज हैं कि ये चीज़ें रिसर्च नहीं कहती तो आप ये खा सकते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ सेफ साइड में अगर बंद कर दे, हाँ, थोड़े दिनों के लिए बंद कर दे और फिर आप खुद देखें, हर इंसान को पता होता है कि उसको किससे एलर्जी। बिल्कुल। अब मुझे एलर्जी नमक, बहुत सारे नमकियाँ, तो उसमें से एक नमक से मुझे एलर्जी हो जाती थी और मुझे अमरूद से एलर्जी थी। तो मैंने फाइंड आउट किया, तो मैंने वो 2 चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल दी। ठीक है। तो उसके बाद मुझे अब वो ना अर्टिकेरिया होता है ना कोई और मसला होता है, क्योंकि उससे मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो इस तरह छोटी छोटी रेमेडीज़ हैं जो आपकी हेल्प आउट यकीनन करती हैं। सबसे पहले एस्थमा के लिए जो बहुत अच्छी चीज़ है वो है लहसुन। ओके। अगर बड़े हैं और आपको लो ब्लड प्रेशर नहीं रहता तो आपने लहसुन को कैसे इस्तेमाल करना, 6 जवे लहसुन लिए आपने, इसी तरह कूटा जैसे मैंने इसको बना लिया, दूध में उबाला, दूध छाना, दूध में उबाला छाना, इसको नहीं लेना, वो जो इन्फ्यूजन बन गया आपका दूध लहसुन का वो आपने दिन में 1 दफ़ा ले लेना। अच्छा, ठीक है। और नीम गर्म आपने पीना है, बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाया हुआ और बहुत खाली पेट भी नहीं। ठीक, ये 2 चीज़ें याद रखना, ना बहुत ज़्यादा खाना खाया हुआ ना खाली पेट हो। आपने इस तरह लहसुन बना कर ले लेना। अब छोटे बच्चे हैं वो अद्वियात नहीं इस्तेमाल करते, तो मैं कहती हूँ कि छोटे बच्चों के गले में सिर्फ 2 से 3 लहसुन, लेकिन ये लहसुन को अगर आप अपनी एक देसी लहसुन ला के घर में रख दें, 2, 3, 4 महीने आप पड़े रहने देंगे तो वो पीला होना शुरू हो जाएगा, उसका ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। वो बेस्ट होता है कि आप उसमें थोड़ा से इस तरह करके ना वो ऐसे शिगाफ मार के हल्का हल्का सा, और फिर उसको परो के, छोटे बच्चे अगर 6 महीने से बड़ा है तो 1 लहसुन का जवा गले में डाल दें। ठीक है, सिर्फ 1 लहसुन का जवा डाल दें। अच्छा, और अगर बहुत ज़्यादा अटैक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बार बार आप फ्रिक्वेंटली डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, आपने क्या करना है, इसी तरह लहसुन को कुचल के और ऐसे करके बच्चे के पाँव पे हल्का सा लगा दिया, जो तलवा होता है तलवे पे, और हाथों पे हल्का सा लगा दिया, बस सिर्फ ये, और कुछ नहीं करना। ठीक है। और हींग लेके, हींग को पानी में घोल के नाखूनों पे लगा देना। अच्छा, ठीक है, नाखूनों पे। और बच्चा बार बार मुंह में लेता है। ये एलर्जी के लिए कह रही हैं आप? ये एस्थमा के लिए। एस्थमा के लिए खास? एस्थमा वो जिसमें पूरा सीना जाम हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। बलगम मुझे जो समझ में आ रहा है वो आप ये कह रही हैं कि मैं सीधे सीधे लहसुन को लूंगी, काटूंगी, उसको थोड़ा पीसूंगी, हाँ, तो उसका जो जूस होगा वो बच्चों के पाम में और बच्चों के नीचे जो हील है उसमें हल्का सा लगा देना। हाँ, और हींग जो है वो पाँव के उस पे लगाना है, क्योंकि नाखूनों पे वो बच्चा बहुत मुश्किल से कोई एक आध मुंह में लेता है, लेकिन हाथ के अंगूठे बच्चे अक्सर ले लेते हैं। ठीक है, ये करना है। ये एक छोटी सी रेमेडी है बच्चों के लिए। बड़ों के लिए ये कि आपने लहसुन जो है दूध में डाल के पीना है। अच्छा, अब किसी सूरत जो है ना बलगम वाली खांसी नहीं जा रही, बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आपको क्योर नहीं हो रहा, तो आप उसके साथ फिर क्या करना शुरू कर दें। उड़ूसा के पत्ते पूरी दुनिया में, पूरे मार्केट में हर जगह मिलते हैं, बच्चों की दुकान से हर जगह मिलते हैं, लेकिन लेने का तरीका आपको बताती हूँ। देखिए, मैं लेकर आई हूँ तो ये ग्रीन कलर का है। आप लोग लेने जाते हैं, फंगस लगा होता है, उठाओ तो फफूंद पड़ी हुई होती है, तो वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू ख़त्म हो चुकी होती है। आप पैसे देते हैं, आप जब मार्केट जाएं आप देखें कि आपको चीज़ वो क्या दे रहे हैं। जिस तरह देखिए, ये ग्रीन कलर है, इसमें कोई और चीज़ नहीं है, फ्रेश है,
आप इसी तरह लें। ये इसको हम हाँ। इस तरफ अगर दिखाएं तो ये देख सकते हैं, इसको बांसा भी कहते हैं, पंजाब में इसको बांसा भी कहते हैं। बांसा या उड़ूसा दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है। जितने भी जो शांदे बनते हैं जी, इसी का एक्सट्रैक्ट उसमें डालना है। उड़ूसा के, अच्छा सही है। आपने क्या करना है, एक इसी तरह 2 चम्मच के बराबर लेके 1 कप खोलते गर्म पानी में डाल दें। ठीक है। इसको जोशाएं 1 से 2 दफ़ा। ठीक है। छाने, शहद मिलाएं, बच्चों को पिला दें, बड़े पी लें। ठीक है। इससे कोई नुकसान नहीं और सिंगल रेमेडी है। एक्सीलेंट। सिंगल रेमेडी अस्थमा की, वो बलगमी खांसी की। ठीक है। अच्छा, बाज़ लोगों को क्या होता है, खुश्क खांसी होती है, ड्राई कफ बहुत ज़्यादा, बच्चों को भी ड्राई कफ होता है और कफ करते करते वॉमिट भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत बेहाल हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं हमारी पसलियों में दर्द हो रहा है। ऐसी अगर सिचुएशन है, अगेन दवा बिल्कुल नहीं छोड़नी। आप फ्लैक्सीड यानी अलसी के बीज हर जगह मौजूद हैं। ठीक है। यहाँ पे हम वापस से कैमरे में दिखा देते हैं। फ्लैक्सीड बहुत इजीली, बहुत रेडली अवेलेबल होता है। फ्लैक्सीड के नाम से होता है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है और बिल्कुल महंगा नहीं होता। ठीक है जी। और आपको बहुत अच्छी पैकिंग वाली लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहीं से जाके वो पैक होके आपके मुल्क में आती है। तो आप यही लें जो हमारे मुल्क की है, और ये सस्ती भी पड़ती है। लेकिन फ्लैक्सीड खाने का तरीका होता है। फ्लैक्सीड को जब तक आप क्रश नहीं करोगे तो ये अंदर जाके मतलब काम नहीं करता, ये एज इट इज़ निकल जाता है। ओके, सही है। ठीक है। तो आपने क्या करना है, 2 चम्मच लेना है, अच्छी तरीके से उसको कूटना है। अगेन 1.5 कप पानी लेना है, उसमें डालना है, उसको अच्छी 1 दफ़ा 2 दफ़ा जोश आ जाए। फिर बच्चे क्योंकि फ्लैक्सीड इस तरह नहीं ले सकते, बड़े तो एज इट इज़ ले ले। बिल्कुल। बच्चों के लिए अगर आप कर रहे हैं तो उसको छान लें। ठीक है। क्योंकि उसका इन्फ्यूजन हो चुका है। शहद मिलाएं, बच्चों को दें। ठीक है, ज़बरदस्त। दिन में 2 से 3 दफ़ा दे सकते हैं। वेरी गुड। अच्छा, एक बूटी मिलती ही दमा बूटी के नाम से। दमा बूटी, ओके। ये है एफिड्रा। अब अगेन एफिड्रा आपने लेना है कि ग्रीन कलर का। ये देखें, मैं मार्केट से मैंने मंगाया था तो उसका कलर नहीं ये, लेकिन फिर बहुत अच्छा है। और इसके अंदर जो होता है रेड कलर का, ये असल में दवा है, मगर ये वो लोग नहीं पिएंगे जिनका हाई ब्लड प्रेशर। ओके, ठीक है। ये भी देख लें जरा, इसका नाम ही दमा बूटी। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हरगिज़ ना यूज़ करें। ठीक है, उनको इस्तेमाल नहीं करना। अब आप जब भी लें तो आप ये खोल के देखें, इसके अंदर जो ये इसकी दवा है। अगर ये नहीं है डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर एक लाल सी लाइन है, ये असल में इसकी दवा है। आपने ये जब भी लें आप कोशिश करें थोड़ा सा मोटा सा हो, जिसको तोड़े, और इसको भी इसी तरह करके जैसे मैंने तोड़ा है, इसको क्रश किया है, इस तरह इसको बीच से काट के 1 चम्मच आपने लिया। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं रहता तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच ये लेना है, 1 चम्मच उड़ूसा के पत्ते लेना है, थोड़ी सी इसमें मुलैठी डालनी है, इतनी सी पिंच मुलैठी। ये आपका 3रा कप हो गया दमा दमा बूटी, उड़ूसा के पत्ते, और इसमें मैंने लिया है मुलैठी। सही है। ओके, मुलैठी आपने लिया। ठीक है। और आपने इसको जोशाया और आपने पी लिया। ठीक है, ज़बरदस्त। ये छोटी छोटी रेमेडी है, आपको बहुत बड़े जो अस्थमा की बीमारी उससे बचाने में, उसको क्योर में आपकी, उसको ट्रीट करने में आपकी हेल्प करती है। अच्छा, ये तो अभी हम ऑफ कोर्स हर्बल मेडिसिन दिखा रहे हैं, वैसे ट्रीटमेंट के वाले से भी बिल्कुल बात करनी है। अभी लेंगे एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जाऊँगी अपनी सीट पर। यहाँ पर अभी डॉक्टर बिल्किस को और भी बहुत कुछ दिखाना है, वो भी जानेंगे, लेकिन डॉक्टर जावेद की तरफ आएंगे। और मैं जानना चाहती हूँ कि अगर एलोपैथी की बात करूँ, ए प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है, बी अगर किसी को माइल्ड अस्थमा है तो वो क्या करे, और सी अगर किसी को बहुत अक्यूट अस्थमा है तो वो क्या करे। बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं, तो हरगिज़ कहीं ना जाइएगा, लेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक से। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। अच्छा जी, हम बात करेंगे ऑफ कोर्स ट्रीटमेंट के हवाले से, और मैं एक सवाल छोड़ के गई थी डॉक्टर जावेद की तरफ। डॉक्टर जावेद, पहले आप हमें बताइएगा, क्योंकि डॉक्टर मुबीना भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, मैं चाहूँगी उनसे भी सवालात करूँ। लेकिन अगर मैं प्रिवेंटिव मेडिसिन की बात करूँ तो आप प्रिवेंटिव मेडिसिन बताएंगे क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैंने जैसे शुरू में कहा था कि जिन चीज़ों की वजह से दमा होता है उनको अवॉइड करना, जिसको आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करें और हद्दुल इम्कान उनसे बच सकते हैं। ज़ाहिर है कि एनवायरनमेंट में आप खिला में तो रह नहीं सकते, इसी दुनिया में गुजारना है, लेकिन अपने अपने घरों के अंदर, अपने
दफ्तरों के अंदर, अपनी गाड़ियों के अंदर कुछ ऐसे चीज़ें आप कर सकते हैं कि आपको एनवायरमेंटल जो पोल्यूटेंट है उनका एक्सपोजर कम से कम। मुझे ये बताएं, वो लोग जिनको दमे की बीमारी है या जो बहुत ज़्यादा सांस चढ़ती हो, उनके लिए सर्दी के जो इलाके, ठंड के इलाके जो होते हैं वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं या हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके ज़्यादा? देखिए, कोल्ड एयर जो है किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो एयर कंडीशनर की शक्ल में हो या आप बाहर जा रहे हैं उस वक्त मौसम ऐसा है, कोल्ड एयर जो है वो एक सांस की नालियों के लिए इरिटेंट है। वो इट एक्ट्स अ ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर। तो ख़ास तौर पे कुछ घरों में टेंडेंसी होती है कि जनाब एसी जो है वो इतना तेज़ होता है कि उसको 20 के ऊपर सेट किया हुआ है और बिल्कुल डायरेक्ट बच्चे को या बड़े लेटे में डायरेक्ट हवा जा रही है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और वो फिर गर्मी के मौसम में भी वो कंबल और रज़ाई लिए सो रहे होते हैं, तो ये टेम्परेचर मुनासिब नहीं, बिजली का भी ज़िया है और फिर इंसानी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। अच्छा, उसके बाद जो है जो क्या कहते हैं दमे का इलाज अगर बिल्कुल माइल्ड है तो पहली चीज़ अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि एनवायरमेंटल चीज़ें। उसके बाद जो है वो हम शुरू करते हैं क्या कहते हैं इन्हेलर्स जो हैं, वो मुख्तलिफ जो दवाइयाँ हैं वो इन्हेलर्स की शक्ल में अवेलेबल हैं, ठीक है, और उसको जो है हम दे सकते हैं। इसके अलावा टैबलेट की शक्ल में भी हैं जो कि बच्चों में और बड़ों में भी दी जा सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है हमारे पास दो तरह के इन्हेलर्स आते हैं। एक तो ये इन्हेलर है वो एरोसॉल फॉर्म में होता है, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि ये एक इन्हेलर है। अब ये एरोसॉल फॉर्म में, यानी कि आप इसको हिलाते हैं, जैसे प्रेस करें तो एक इस तरह से ये इस तरह से एक स्प्रे निकलता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ये कैप्सूल की शक्ल में होती हैं। ये वो आप जो है ये अगर आप देखें तो ये कैप्सूल जो है उसके अंदर ये दवा होती है और इसके अंदर भी ये जो है पाउडर होता है, ये देखिए ये। हाँ, तो ये जो है इसको फिर आप इस तरह की एक डिवाइस होती है उसके अंदर ये डाल करके यूँ इस तरह से डालते हैं और उसके बाद कैप्सूल डालने के बाद इसको क्लोज़ किया और फिर मरीज़ को कहते हैं मुंह में रख करके इसको गहरा सांस ले। जैसे जब लेते हैं तो ये जो है दवा जो है उसके फेफड़े के अंदर चली जाती है। डायरेक्ट? जी हाँ, डायरेक्ट, बिल्कुल। इस तरह से 2-3 बार लेते हैं तो ये नज़र भी आ जाता है आपको कि दवा जो है ख़त्म हो गई। तो ये उसका पाउडर चला जाता है? जी हाँ, पाउडर चला जाता है। देखिए पूरा कैप्सूल अंदर चला गया तो नहीं, ये कैप्सूल मौजूद रहता है। ये देखिए, ये देखिए पाउडर, अब मैंने वो ले ली, पाउडर जो है वो ख़त्म हो गया। फिर से आपने दवाई खा ली? इसके अंदर ग्लूकोज था, ये प्लेसिबो है एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम मरीजों को सिखाने के लिए दवाई खा गए। नहीं, ग्लूकोज है। तो ये प्लेसिबो मरीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। देखिए अब कैप्सूल में जो पाउडर से चला गया। तो दिस इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ मतलब इनहेलिंग मेडिसिन, खासतौर पे बच्चों के लिए, जो कि इनहेलर जब आप यूज़ करते हैं तो कुछ मेडिसिन ज़ाय भी चली जाती है, उसमें कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं एक बार इनहेलर का भी अगर टेक्निक सिखा दूं कि 2 तरह के इनहेलर आते हैं। देखिए, एक होता है फौरी फ़ायदे का इनहेलर जो इमीडिएट रिलीफ देता है, इससे मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं और सांस में फौरी तौर पे आराम हो जाता है। एक होता है प्रिवेंशन वाले इनहेलर, और ये जैसे इनहेलर है प्रिवेंशन वाले इनहेलर। तो इनहेलर का इस्तेमाल का तरीका ये है कि पहले तो आपने जो है इसको अच्छी तरह शेक करना है, उसके बाद जो है वो कैप निकालना है। अच्छा, कुछ मरीज ऐसे भी आपको नजर आएंगे, हमने देखा जो कि यहाँ इधर इधर स्प्रे कर रहे होते हैं या सीने की बीमारी है तो इसके ऊपर यूं करके स्प्रे कर रहे हैं। तो मरीजों को टेक्निक सिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर प्रॉपर टेक्निक, जो शख्स कहता है जी मैं इनहेलर इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो सही नहीं हो रहा, वो टेक्निक उसकी सही नहीं है। तो पहली चीज़ इसको हिलाना है, कैप रिमूव करना है, उसके बाद ब्रीद आउट फुली, यानी सांस पूरी तरह बाहर निकाल के फेफड़े को खाली करना है। जब फेफड़े खाली हो गए फिर मुंह में रख के इसको अपराइट और होठ बंद कर लेने इसके दौरान, और उसके बाद एक बार प्रेस करना और फिर गहरा सांस। नहीं, ये मुंह के अंदर ही रहेगा, इसमें दवा है, मैंने ली है। डॉक्टर साहब ये भी करके दिखाएंगे हमें। इसमें जो एक्चुअल दवा मैंने नहीं लिया। तो प्रेस करने के बाद गहरा सांस लेने के बाद फिर आपने 10 सेकंड तक सांस को रोकना है ताकि दवा जज्ब हो जाए। अगर आप फौरन बाहर निकाल देंगे दवा बाहर आ जाएगी। तो प्रॉपर टेक्निक होने फिर 1 मिनट के वक्फे के बाद दोबारा इस तरह प्रेस करें, यानी 2 मरतबा एक साथ प्रेस नहीं करना है, उसमें दवा ज़ाहिर चली जाएगी। 1 एट अ टाइम और 1 ब्रेथ एट अ टाइम, ठीक है ना। डॉक्टर साहब हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ, इसको मजीद बात करेंगे, लेकिन वेरी क्विकली डॉक्टर मुबीना आप पहले मुझे ये बता दें, मैंने जो सवाल पहले पूछा था येस या नो कर दें कि क्या एक बेबी जब पैदा होता है उसके जो गले में म्यूकस होता है जिसको हम सेक्शन से फॉरेन नर्सरी में जाके निकाला जाता है और वो रह जाए, डज दैट बिकम अ कॉज फॉर एस्थमा? अगर वैसे आपने कहा नो तो आई विल से नो, उससे इसका ताल्लुक नहीं, उसको मिकोनियम कहते हैं, ठीक है, और वो सक्शन करके निकाला जाता है। उस वक्त उसकी वजह से जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है, लेकिन एस्थमा नहीं होता।
ठीक है। अच्छा, डॉक्टर मुबीना से ज़रूर जानेंगे कि बच्चों के जब मामला आता है तो बहुत टेंशन हो जाती है, क्योंकि बच्चों की एलर्जी तो बच्चों की एस्थमा, हाउ डू वी रियली डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, वो ज़रूर जानेंगे। निमोनिया मैंने इनसे सवाल पूछा था, वो आप लोगों के सामने भी लेकर आएंगे कि क्या खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है, डज दैट लीड टू एस्थमा, आई मीन कैन दैट लीड टू एस्थमा। हम तो हर चीज़ पूछेंगे क्योंकि हमें नहीं पता, लेकिन ऑफ कोर्स हो सकता है एक नादान सवाल हो। क्विकली लेट्स गो एंड टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं डॉक्टर मुबीना से सवाल का जवाब देते हैं। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। कोई बात नहीं, हमारे साथ होता ही है कि जब हम ब्रेक पे होते हैं तो हम यहाँ पे खूब सारी गप्पे लगाते हैं और डॉक्टर बिल्किस जो है वहाँ पे कोई और कार्रवाई करना शुरू करना चाह रही है, कह रही है कि मेरी बारी कब आएगी, मैंने कभी थोड़ा सा वेट और करना होगा, डॉक्टर बिल्किस खड़े रहना होगा, आपको इंतज़ार करना होगा। हम सवाल पूछ रहे थे डॉक्टर मुबीना आपसे, मुझे बताइए, जैसे कि मैंने सवाल ब्रेक पर जाने से भी पहले किया था कि वो अगर बच्चे जिनको निमोनिया हो जाता है या गॉड फॉरबिड इस तरह की सांस की बीमारियाँ हो जाती हैं या ड्राई कॉफ हो जाता है, डज ऑल दैट लीड टू एस्थमा? नहीं, देखें, सांस की बीमारी बहुत सारी होती हैं जी। अब यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। ओके। जैसे निमोनिया है वो कोई इन्फेक्शन है, ठीक है, और वो एक बैक्टीरिया की वजह से है। निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से होता है, लंग के इन्फेक्शन को कहते हैं, ठीक है, वो सही हो जाता है तो उससे एस्थमा नहीं होता है, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी हो सकता है कि बच्चों को एस्थमा हो और उसके साथ ही उसको निमोनिया भी हो। ठीक है, द टू डिफरेंट डिजीजेस जो साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। इन्फेक्शन की वजह से हमेशा इन्फेक्शन नहीं, इन्फेक्शन चाहे गले का हो या किसी का भी होता है ना, तो उसमें एस्थमा एकदम से पोटेंशिएट हो जाता है। ओके। अगर किसी को गले का इन्फेक्शन हो गया या चेस्ट का थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया तो साथ में उसका एस्थमा एकदम से बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मुबीना, मुझे आप थोड़ा सा अगर वो बता सकती हैं कि हाउ टू डिफरेंशिएट कि किसी बच्चे को एस्थमा है या नहीं, और क्या बाय बर्थ हो सकता है छोटे बच्चे को? देखिए, एस्थमा काफ़ी हद तक, जिस तरह हमने पहले भी बात की, एक तो हेरिडिटरी होता है, ठीक है, और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, ठीक है, ठीक है। बाय बर्थ से नहीं होता। अगर किसी बच्चे को एस्थमा होता है, फैमिली हिस्ट्री भी है, तो अमूमन 3-4 महीने में उम्र में उस बच्चे को ब्रोंकियोलाइटिस या ब्रोंकाइटिस या निमोनिया टाइप की कोई चीज़ मैनिफेस्ट होती है। ओके। वो सही हो जाता है, उसके बाद फिर रिलैप्स होता है और फिर फाइनली जो है वो बाद में पता चलता है कि वो एस्थमेटिक है, क्योंकि वो उसकी जो है वो जिसे कहते हैं ना कि पसलियाँ चलने लगती हैं या वो सीटियाँ से बचने लगती हैं। सो दैट इज़ वन थिंग कि बाय बर्थ से नहीं कि पैदाइशी दमा। मतलब छोटे बच्चे तो ये स्प्रेज नहीं यूज़ करते, तो क्या मेडिसिन सब्सक्राइब करते हैं? नहीं, छोटे बच्चे जो है वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, उनको हम लोग अमूमन जो है वो नेबुलाइज करते हैं। ठीक है। नेबुलाइजेशन के बारे में या इवन जो थोड़े बच्चे बड़े बच्चों को अगर वो स्पेसर के साथ देते हैं भी, तो बहुत से लोगों को मिसकंसेप्ट होता है कि इसकी आदत हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसकी आदत हो जाएगी और फिर ये छूटेगी नहीं, दिस और नेबुलाइजेशन बोथ आर वेरी सेफ, इसलिए कि वो ब्लड में दवाई नहीं जाती। बिल्कुल सही है, ठीक है। वो दवाई जो है वो लंग्स में जाती है और असल प्रॉब्लम जिस तरह डॉक्टर जावेद ने बताया था कि वो जो है वो ब्रोंकल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ओके। तो अगर लंग में दवाई जाती है तो वो इतनी नुकसानदेह नहीं। चले ठीक है, डॉक्टर बिल्किस आपकी तरफ आते हैं, आप हमें क्या बताना चाह रही थी? अच्छा, अब मैं एक और चीज़ बताना चाह रही हूँ। सीजनल एस्थमा होता है, जैसे ही मौसम चेंज होता है एस्थमा एग्रीवेट हो जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ। बहुत वैसे तो सेब साल के 12 महीने मिल जाते हैं। एक बहुत अच्छी हर्बल रेमेडी आपने करना क्या है, जिस तरह मैंने इस पर सारे लौंग लगाए हुए, इसी तरह पूरे सेब में आपने ये लौंग लगाने। ओके। पूरे में, ठीक है, इसको भर देना है। तकरीबन एक अगर इतना बड़ा सेब आपने लिया तो उसमें तकरीबन 70+ आपको लौंग लगाने, ठीक है। अब जब ये लौंग लग जाएंगे, पूरे में पूरा भर जाएगा, तो इसको एक मलमल के कपड़े में लेकर इस तरह करके ऐसी जगह टांगना है जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन, ओके, हवा हो मगर डस्ट पोल्यूशन ना हो, ठीक है, आप और बहुत ज़्यादा धूप ना हो। ऐसी जगह आप इसको 4-5 दिन
आपने टांग लेना है। उससे क्या होगा, इन्फ्यूजन हो जाएगा, जितने लौंग अंदर गया है वो सेब का पानी पी लेगा और सेब बिल्कुल मुरझा जाएगा, एक अधमरा सा हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा हो जाए तो आपने सारी ये लौंगे निकाल लेना। आप जब लौंग निकालेंगे तो वो फुली फुली सी हो। बिल्कुल सही। ठीक है, आपने उसको लेकर आपने फैला देना, उसको सुखाना है। ये बनती है एक इन्फ्यूजन। आपने उस सबको फैला दिया, सुखा दिया। सुखाने के बाद आपने इसको पीस लिया। पीस कर जितना ये है उससे 3 गुना ज़्यादा या 2 गुना ज़्यादा आप शहद में इसको मिक्स कर लें। मिक्स करके अच्छी तरह बीट कर लें। ये आपका एक माजून की तरह बन गया। लौंग, वो लौंग जो इन्फ्यूजन हुआ है सेब के साथ, सेब या गोल्डन सेब ले लें या रेड कलर का सेब ले लें, लेकिन बहुत जूसी होना चाहिए। ठीक है, और पका हुआ होना चाहिए, कच्चा सेब ना हो। ठीक है, आपने कर लिया ये, उसके बाद उसको मिक्स कर लिया। आप खिलाना क्या है, 2 साल से बड़े बच्चे को आप सिर्फ 1 से 2 चावल के दाने के बराबर देंगे दिन में 1 से 2 बार। ठीक है, भर भर के चमचों पे चमचा नहीं खाइएगा खुदा के लिए। हाँ, 1 से 2 चावल के बराबर। अच्छा, बड़े जिस तरह एज बढ़ती जाएगी इसकी आप तादाद बढ़ा सकते हैं। 1/2 टीस्पून तक आप ले जा सकते हैं। अगर जैसे मिसाल के तौर पे 15 साल से बड़े हैं तो 1/2 टीस्पून तक वो दिन में 2 बार। एंटी एलर्जी का काम करेगी, एंटी एलर्जी का काम करेगी, नहीं देगी बदलते हुए सीजन के साथ। ये इस तरह करती है। आप यकीन करें मेरे प्रैक्टिस में है, मुझे भी किसी ने बताया था तो मैंने खुद बना के इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करवाया। बिलीव करें बहुत फ़र्क पड़ा। अच्छा, ठीक है। और फिर मैंने एक और चैनल पे बताया, उसके बाद लोगों ने मुझे इसका फीडबैक दिया कि बहुत फ़र्क पड़ा। आप देखिए इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, लौंग है, ब्लड प्रेशर या शुगर, इसमें किसी का कोई वो नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर शुगर के मरीज़ हैं तो वो शहद नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन शुगर फ्री शहद मार्केट में अवेलेबल है, किसी अच्छी ब्रांड का लेके उसमें कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि छोटे बच्चे कितना लेना है, बड़ों को कितना लेना है, इस तरह लेके दिन में 2 बार लेना। ओके, फाइन। और जब ये ख़त्म हो जाएगा आप देखेंगे कि आपकी एलर्जी की वजह से, जैसे सीजनल एलर्जी की वजह से जो अस्थमा एग्रीवेट होता है, उसमें आपको बहुत 70% फ़र्क आ जाए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच डॉक्टर बिल्किस। डॉक्टर मीना, मुझे बताया बच्चों के हवाले से जो आजकल बहुत सारे फास्ट फूड है और प्रोसेस्ड खाने हैं और डब्बा पैक जो होता है, या इवन ये जो चिप्स एंड कैंडीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें एग्रीवेट करती हैं एलर्जीज़ को बहुत ज़्यादा? एग्रीवेट तो आई थिंक इज़ अ डिफरेंट वर्ड। ये चीज़ें प्रमोट कर रही हैं, प्रमोट करती हैं जिस तरह ये चीज़ें प्रमोट करती हैं, क्योंकि बेसिकली इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे, तो ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट जो होती है वो आपका टमाटो केचप है। और हम ब्रेक के दौरान बिल्कुल इसी हवाले से बात कर रहे थे। हाँ। और डॉक्टर जावेद भी गए थे, उसके अंदर टमाटर बिल्कुल भी नहीं होती है शामिल। सो टोमेटो केचप का इस्तेमाल कम से कम करवाएं। आप एक और बात हमें बता रही थी, वो फ्रेंच फ्राइज़ के हवाले से बात बता रही थी। हाँ, दूसरी बात मैं ये बता रही थी कि जो ऑयल्स, जो फ्रेंच फ्राइज़, हाँ, चिप्स की तो खैर बात अलग है, जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं जो कि जगह जगह मिल रहे होते हैं, वो डब्बे से बने हुए होते हैं इसमें। हाँ, वो बहुत यम्मी होते हैं, आई एग्री, लेकिन वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। हाँ, उसमें एक तो ऑयल जो यूज़ होता है वो बड़ा, हाँ, वो बहुत सही नहीं होता है। उसकी वजह से इमीडिएटली एलर्जीज और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। फिर उस पर वो मसाला छिड़कते हैं। वैसे मसाला भी बहुत यम्मी होता है डॉक्टर मुबीना, मैं बताऊं आपको, लेकिन बिल्कुल सही बात है, वो जब भी खाएंगे आप बीमार यकीनन होंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा छुई मुई नहीं बनाओ बच्चों को ना, थोड़ी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। तो आप इस बात पे अग्री करेंगे कि बच्चों को कुछ चीज़ें खाने देना चाहिए ताकि थोड़ा सा उनके अंदर भी वो इम्यूनिटी डेवलप हो चीज़ों को लेकर? हाँ हाँ, आई एग्री कि छुई मुई ना बनाओ, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है कि मिड पाथ में जो है आप सिराते मुस्तकीम पे चलें, नीदर हियर नॉर देयर। ठीक है ना? ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो चिप्स रेडी वाले जो है वो खिलाना शुरू कर दें। नहीं, ठीक है, आप चिप्स ज़रूर खिलाएं, लेकिन ये कि अपने घर के ऑयल में बनाकर खिलाएं। कभी कभार चिप्स का पैकेट देने में कोई हर्ज नहीं होता। हाँ, लेकिन जिस तरह हमने शुरू कर दिया, बिल्कुल। हाँ, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें जो प्रिजर्वेटिव्स जो ऐड होते हैं, जो कलर्स ऐड होते हैं, ये सारे के सारा जो है ये पोटेंशियल खतरनाक है। अच्छा जी, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। डॉक्टर बिल्किस, हम आप रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम मैसेजेस लेना चाहते हैं। सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से भी डॉक्टर मुबीना, मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर हमें थोड़ा सा गाइड करिएगा अपने मैसेजेस में ही सही, क्योंकि वक्त बहुत कम हो गया हमेशा की तरह। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, वापस आते हैं, आप कहीं ना जाएगा, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक वंस अगेन। चूँकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हम मैसेजेस की तरफ आएंगे। डॉक्टर जावेद, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई मैसेज दें, आज के वर्ल्ड अस्थमा डे और आज हमने दमे की बीमारी के हवाले से काफ़ी बातें लोगों को बताइए, समझाइए। मेरा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, मैं चाहूँगी वही आपने मैसेज में दे दें कि वो लोग जो अगर कहीं इर्द गिर्द बैठे हैं और उनको देखते हैं किसी को अस्थमा का अटैक होता है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उसको अगर आपने मैसेज का हिस्सा बना दें प्लीज़। देखिए, बात यह है कि सबसे पहला चीज़ तो ये है कि दमा जो है एक काबिल इलाज बीमारी है और इसके साथ एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, प्रोवाइडेड आप इसका सही इलाज करें। दूसरा जो आपने सवाल किया, जब भी दमे का अटैक हो तो पैनिक नहीं करना। उसके पास जो फौरी रिलीफ वाला अगर इन्हेलर मौजूद है, उसको वो इन्हेलर का इस्तेमाल कराएं। और अगर एक बार से बेहतर नहीं होता, दूसरी बार कराएं, दूसरी बार से बेहतर नहीं होता, तीसरी बार कराएं। अगर फिर भी नहीं होता तो आपके पास स्पेसर होता है, स्पेसर के अंदर भी आप फिट करके उसको 3-4 बार दे सकते हैं। अगर आपके पास नेबुलाइज़र है तो नेबुलाइज़र का भी आप। डॉक्टर जावेद, यू हैव टू क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। आई थिंक कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई है, तो प्लीज़ गो एंड लेट्स टेक अ ब्रेक। आप लोगों ने देखा भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई। कभी भी मुझसे ये मेरा शो ले लिया जाएगा तो इसलिए मैं तो आप लोगों को पहले से खुदाफिज कह देती। अब मेरे मेहमानों की तरफ मैंने एक सवाल से पूछा था, हम यूजुअली मूवी में देखते हैं कि विलन जो होता है वो किसी की माँ के घर जाता है, वो माँ बेचारी दमे की वो बीमारी होती है उनको, वो उनसे उनका पंप उठा लेते हैं, उनको अटैक हो जाता है स्ट्रेस की वजह से। ऐसा पॉसिबल है? स्ट्रेस की वजह से अटैक हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। does aggravate तो वी नीड टू कीप दैट ऑल्सो इन माइंड, विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई थिंक वी काइंड ऑफ मिस्ड। तो अगर हो गया तो वो क्या करते हैं, वो पंप लेकर चले जाते हैं और बेचारी माँ जो है वो वहीं पे दम तोड़ देती है। तो मैंने इनसे पूछा अगर किसी के पास ये पंप ना हो या कोई दवाई ना हो या कोई ऑक्सीजन मास्क ना हो, तो हॉस्पिटल तक जाने तक का रास्ता एक इंसान अगर साथ है तो वो कुछ कर सकता है। तो डॉक्टर जावेद कुछ कर सकता है? नहीं, देखिए इनहेलर्स को पास रखना चाहिए। जो भी दमे के मरीज हैं उनके पास होना चाहिए। विलन ले गया तो भाई फिर अल्लाह से दुआ की जा सकती है, दुआ की जा सकती है। और वैसे अगर आप ये सजेस्ट करेंगे कि जो भी एस्थमिक पेशेंट होते हैं जिनको खास तौर पे बहुत ज़्यादा एस्थमा होता है, तो वो अपने इर्द गिर्द ज़्यादा पंप्स रखेंगे, बस एक लेकर गायब ना हो जाए वो। बिल्कुल, जरा पर्स में ढूंढते ढूंढते हलाकत हो गई, तो उस चीज़ का ख्याल रखें। कोई मैसेज देंगे डॉक्टर साहब? बस ये है कि दमे के आलमी दिन के मौके के पर जो की मैसेज है, जो आलमी इदारा सेहत ने दिया है और ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर एस्मा मैसेज दिया है कि भाई यू कैन कंट्रोल योर एस्मा, यानी अगर आप कोशिश करें दमे के साथ एक भरपूर नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। अमेजिंग। डॉक्टर मुबीना, व्हाट वुड योर मैसेज भी? सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से ज़रूर बोलिए। हाँ, नहीं, मेरा मैसेज एक तो सेल्फ मेडिकेशन से पहले मेरा मैसेज तो है कि जो हमने अभी बात की थी कि बच्चों को जो है वो पोल्यूटेंट से और ये प्रेजर्वेटिव्स है, यानी कि ये केचप है, ये कलर्ड ड्रिंक्स हैं, ये कलर्ड टॉफ़ीज़ हैं, इन चीज़ों से जो है वो दूर रखें। इन्हीं चीज़ों की वजह से या जो फ्रेंच फ्राइज़ की वजह से एस्थमा जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके, ठीक है ना। तो कोशिश करें प्रिजर्वेटिव से दूर रहें, प्रिजर्वेटिव से वो ऐसी चीज़ों से जो है वो दूर रखें। और दूसरी बात सेल्फ मेडिकेशन के हवाले से ये है कि अगर चाहे खांसी ज़्यादा हो रही हो या चाहे दमे का इलाज हो, एक तो हर एस्थमेटिक अटैक में या हर खांसी में एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। और एक किस्म की कॉफ सिरप्स भी हर वक्त यूज़ ना करें। दूसरी बात सही थिंग है कि कॉफ सिरप्स जो हैं वो कॉफ को सप्रेस कर देते हैं, उसका इलाज नहीं क्या करते। बात है, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर बिल्किस, व्हाट वुड योर मैसेज भी? बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ डॉक्टर रुबीना से, जो कह रही है बिल्कुल सही है। मैं तो ये कहूँगी आप लोग जो ग़िज़ा खाते हैं उसका ध्यान रखें, क्योंकि जो आप खाएंगे वही आप नज़र आएंगे। तो मैं तो ये कहूँगी टोमेटो केचप और केला, चाहे रिसर्च आई हो ना आई हो, लेकिन शाम के 4 बजे के बाद एस्थमा पेशेंट जो हैं वो बनाना का इस्तेमाल ना करें, ख़ास कर जो थोड़ा कच्चे की तरफ होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप एक्यूपंक्चर के हवाले से बताई थी कि हाँ, मैं ये कह रही थी कि अगर इस तरह मतलब एकदम से अटैक होता है तो खुदारा कुछ खिलाएं पिलाएं नहीं। बिल्कुल, मतलब आपको ऐसे कि जैसे शहद पानी में घोल के दे दे, इस तरह सब कुछ पानी पिला रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना करें। बल्कि अगर हो सके तो ये कुछ जगहें होती हैं, इसको प्रेस करें, और अगर थोड़ा सा कोई कपड़ा गर्म करके यहाँ रख दें तो वो भी बहुत अच्छा होता है।
ठीक है, वो तो फूके मार के भी आप कर सकते हैं। और ये जो पीछे का एरिया जो है इधर हल्का सा बिठा दे, उसको इस तरह बिठा दे, सब उस पर झुके ना, हवा का उसको कंफर्ट जोन दें। और यहाँ पे जो पीछे बैक एरिया उसकी अच्छी तरह मसाज करें अपवर्ड डायरेक्शन में, उससे भी फर्क पड़ता है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि दमा या ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिसको मैनेज आराम से किया जा सकता है। इसके बारे में ज़्यादा नो हाउ लें, इन्फॉर्मेशन लें और अवेयरनेस जितना फैला सकते हैं, जितनों में फैला सकते हैं वो ज़रूर बताएं। कहते हैं ना, लेट्स ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस विद ईच एंड एवरी ब्रेथ ऑफ आवर्स। इसी नोट के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। सायरा कबीर हमारे मेहमान और हमारी पूरी टीम को भी इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।